दोस्तों स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र, रेलवे का फेवरेट टॉपिक जिससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आप लोगों के लिए, चाहे आप लोग तैयारी कर रहे हो ग्रुप डी की, चाहे टेक्नीशियन की, चाहे एएलपी की, आरआरबी जेई की। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। इसमें हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से सारे कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेंगे। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल साइंस बाय नीरज सर से मिल जाएगी। 2025 के सभी एग्जाम्स के लिए साइंस का फाउंडेशन बैच, निर्माण बैच आपका शुरू हो चुका है। जुड़िए, ये सारे इसके फीचर्स है। तो प्ले स्टोर पे जाइए, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करिए। इसके कोर्स वाले सेक्शन में आपको निर्माण बैच रेलवे साइंस फाउंडेशन कोर्स मिल जाएगा। बाय नाउ आप लोग कर लीजिए। दोस्तों आप लोगों को कॉम्बो में चारों सब्जेक्ट मिल जाएंगे। यहां पर है ना, एक निर्माण बैच कॉम्बो भी है जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, जीके सब आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कौन सा तंत्रिका तंत्र का एक घटक नहीं है? आपको पता है हमारी बॉडी में अलग अलग सिस्टम होते हैं, सबके अलग अलग कार्य हैं। वैसे ही हमारी बॉडी में एक नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, जिसका कार्य क्या है? कोऑर्डिनेशन करना, बॉडी के अलग अलग अंगों के बीच में कोऑर्डिनेशन करना। अब आपको लगता है कि यार ये कार्य किसी एक अंग के द्वारा होता होगा, नहीं, बहुत सारे अंग मिलके ये कार्य करते हैं। तो इन अंगों के समूह को बोलते हैं नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। सर इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट है? एक सबसे इंपॉर्टेंट हो गया आप लोगों का ब्रेन यानी मस्तिष्क। दोस्तों ब्रेन के पीछे एक मोटी सी नस निकलती है जिसे आप लोग बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु। ये भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ में क्या होता है, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, मेरुरज्जु है, इससे बहुत सारे से वायर जैसे कुछ निकलते हैं जिससे अलग अलग जगह मैसेज जाता है। इसे बोलते हैं नर्व्स यानी तंत्रिका। सिमिलरली ब्रेन से भी आप लोगों के अलग अलग वायर निकलते हैं जो ब्रेन बॉडी के अलग अलग पार्ट में मैसेज लेके जाते हैं। इसे भी बोलते हैं नर्व्स यानी तंत्रिका। तो आपका जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड्स है, इनसे निकलने वाली जो नर्व्स है, तंत्रिका, ये सभी मिलके क्या करते हैं? नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो यार ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो आप लोग बोलोगे सर ऑल आर कंपोनेंट, सभी घटक है। बात क्लियर है? देखो ये आपका ब्रेन के पीछे मोटी सी नस देख पा रहे हो, स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु, बिल्कुल यहां से कुछ वायर निकलते हुए देख पा रहे हो, यहां से भी निकल रहे हैं, इन्हें बोलते हैं नर्व्स यानी तंत्रिका। ये सारे ही आपके नर्वस सिस्टम का पार्ट है। बहुत बढ़िया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे बताओ मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? तो दोस्तों हमारे हर ऑर्गन का अलग अलग वेट होता है। अगर आप लोगों से पूछे हमारा कौन सा ऑर्गन सबसे हैवी है, सबसे भारी है, तो देखिए दोस्तों इंटरनल ऑर्गन्स की अगर बात करें तो हमारा सबसे हैवी ऑर्गन कौन सा है? लीवर है, जिसका वजन होता है लगभग 1.5 किलोग्राम। ब्रेन की बात करें दोस्तों, मस्तिष्क की बात करें, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इसका जो वेट होता है वो 1200 से 1400 ग्राम होता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों एक चीज मैं बताऊं, जो मेल होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उनके ब्रेन का एवरेज वेट थोड़ा ज्यादा है, लगभग 1336 ग्राम। फीमेल का थोड़ा कम है। आप लोग बोलेंगे सर फीमेल का कम क्यों है? क्योंकि फीमेल का एवरेज वेट ही कम होता है, इसकी वजह से उनके हर ऑर्गन का थोड़ा थोड़ा वेट क्या होता है? कम होता है। तो एक एवरेज ह्यूमन की बात करी जाए, इसमें मेल फीमेल सब आ गए, कितना हो जाएगा? 1200 से 1400 ग्राम। ये आप लोगों का क्या हो जाएगा बताओ? ऑप्शन नंबर सी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे बताएंगे। देखिए मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो आप लोगों को दोस्तों अगर ग्राम में पूछा जाए तो 1200 से 1400 ग्राम। आप लोगों से पूछा जाए टोटल बॉडी वेट का लगभग कितना होता है, तो वो कितना होता है? 2%। यानी अगर किसी व्यक्ति का वेट 100 kg है तो उसके जो ब्रेन का वेट होगा वो लगभग कितना होगा? 2 kg होगा। अगर किसी का दोस्तों 50 kg है तो उसके ब्रेन का वेट लगभग 1 kg होगा। ठीक है, तो परसेंटेज में भी आप लोग ध्यान रखिए, बहुत आप लोगों से पूछता है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। मानव मस्तिष्क का जो भारी आवरण होता है, जो कवरिंग होता है, द आउटर कवरिंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन मेम्ब्रेन, करो दोस्तों इसको, है ना, ह्यूमन ब्रेन मेम्ब्रेन, है ना। क्या बोला जा रहा है? मानव मस्तिष्क झिल्ली का बाहरी आवरण क्या है? सर क्वेश्चन नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। दोस्तों ये है आपका ब्रेन, ये है आपका मस्तिष्क। दोस्तों ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए इसके ऊपर क्या होती है? एक बड़ी सी कवरिंग होती है, एक बहुत बड़ा इसका आवरण होता है। अब इसमें भी 3 लेयर होती है।
इसमें भी 3 लेयर होती है। तो सबसे जो ऊपर वाली लेयर होती है उसे आप लोग बोलते हैं ड्यूरा मैटर। फिर इसके जैसे देखो ये है आपका ब्रेन, मेरी बात को ध्यान समझो, ये है आपका ब्रेन यानी मस्तिष्क, इसके ऊपर है हड्डी। तो ब्रेन और हड्डी के बीच में एक कवरिंग होती है, एक आवरण होता है, इसमें भी 3 लेयर होती है। तो सबसे जो बाहर वाली होती है जो हड्डी से कनेक्टेड होती है उसका नाम क्या है? ड्यूरा मैटर। इससे दोस्तों नीचे वाली जो होती है उसका नाम है एरिकनॉइड मैटर, और सबसे अंदर वाली जो ब्रेन से कनेक्टेड होती है इसे आप लोग बोलते हैं पिया मैटर। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सबसे बाहरी वाला पूछा गया, सबसे बाहरी वाला, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी ड्यूरा मैटर। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान रखो ब्रेन के ऊपर ये जो कवरिंग है, ये जो आवरण है, अगर आप लोगों से पूछा जाए सर इसका नाम क्या होता है, इस कवरिंग का नाम होता है मेनिंजेस। और इस मेनिंजेस की 3 लेयर होती है, 3 परत होती है। सबसे बाहरी वाली जो परत है उसका नाम क्या है? ड्यूरा मैटर। आ गई बात समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए सर आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बताओ। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, पूछा गया कौन सा अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है। दोस्तों हमारे ब्रेन को 3 पार्ट में आप लोग बांट सकते हो। फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क सबसे आगे वाला, फिर एक होता है आपका मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क बीच में, और एक होता है सबसे पीछे हिंड ब्रेन यानी पश्चिम मस्तिष्क सबसे पीछे। दोस्तों फोर ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, ध्यान रखेंगे। एक होता है सेरेब्रम जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रे मस्तिष्क, एक होता है आप लोगों का थैलेमस जिसे हिंदी में भी थैलेमस बोलते हैं, और एक होता है हाइपोथैलेमस, शॉर्ट में मैं HT लिख देता हूं। तो हाइपोथैलेमस पार्ट है, थैलेमस भी पार्ट है, सेरेब्रम जिसे आप लोग हिंदी में प्रे मस्तिष्क बोलते हैं ये भी आपके ब्रेन फोर ब्रेन का पार्ट है, ये नहीं है। तो सर ये सेरिबेलम किसका पार्ट है? दोस्तों जो हिंड ब्रेन है ना इसके भी 3 पार्ट होता है। कौन कौन से सर? एक तो होता है पॉन्स, याद रख लोगे? बिल्कुल सर रख लेंगे। एक होता है मेडुला, याद रख लोगे? बिल्कुल रख लेंगे। और एक होता है सेरिबेलम, सर इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में बोलते हैं अनुमस्तिष्क। तो जो अनुमस्तिष्क है वो आपके हिंड ब्रेन का पार्ट है, ना कि फोर ब्रेन का। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत? अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, तो ध्यान रखिएगा इन तीनों में सबसे बड़ा होता है फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क, और दोस्तों फिर इससे छोटा होता है हिंड ब्रेन यानी पश्चिम मस्तिष्क, और सबसे छोटा होता है मिड ब्रेन। दोस्तों कई बार आप लोगों से पूछा जाता है कि जो फोर ब्रेन है, अग्र मस्तिष्क है, इसको क्या किसी और नाम से भी जानते हैं क्या? बताओ। और दोस्तों क्या मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, इसको किसी और नाम से जानते हैं क्या? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे फोर ब्रेन को हम लोग प्रोसेंसिफिलॉन के नाम से भी जानते हैं। देखो हिंदी में तो इसे अग्र मस्तिष्क ही बोलेंगे, लेकिन फोर ब्रेन को कई बार इंग्लिश में प्रोसेंसिफिलॉन भी लिख देता है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। मिड ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? मिड ब्रेन को मेसेंसिफिलॉन के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में तो इसको मध्य मस्तिष्क ही बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान रखोगे कई बार मिड ब्रेन की जगह ये बोल देता है। ठीक है। और हिंड ब्रेन का दोस्तों दूसरा नाम क्या है? रोबेंसिफिलॉन। याद रख लोगे? बिल्कुल सर। चलिए आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे, बताओ दोस्तों कौन सा हिंड ब्रेन का एक पार्ट है? अभी भी मैंने बताया हिंड ब्रेन पश्चिम मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। एक होता है सेरिबेलम जिसे हिंदी में अनुमस्तिष्क बोलते हैं, एक होता है आप लोगों का पॉन्स, और एक होता है मेडुला जिसका पूरा नाम मेडुला ऑब्लिंगेटा भी है। तो कौन सा एक पार्ट हो गया? तो सेरिबेलम आपका क्या है? हिंड ब्रेन का ही पार्ट है। हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है सर? फोर ब्रेन का है, अग्र मस्तिष्क का है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर, हमको बात समझ में आ गई है। चलो आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे, कौन सा मानव मस्तिष्क का मुख्य सोच वाला भाग है? दोस्तों जो हम लोग सोचते हैं, जो हम लोग थिंकिंग करते हैं, वो ब्रेन के कौन से पार्ट से करते हैं? तो अभी मैंने बताया फोर ब्रेन के आपके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा सर? एक सेरेब्रम जिसे हिंदी में प्रे मस्तिष्क बोलते हैं, एक होता है थैलेमस, और एक होता है हाइपोथैलेमस। दोस्तों ध्यान रखिएगा फोर ब्रेन का भी सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? सेरेब्रम है, हिंदी में इसे बोलते हैं प्रे मस्तिष्क। क्लियर है क्या? ठीक है। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा इसका 2 इंपॉर्टेंट कार्य है, एक तो मेमोरी यानी याददाश्त, ठीक है, और दूसरा काम क्या है बताएंगे? दूसरा काम क्या है? इंटेलिजेंसी, बुद्धिमत्ता। हम बोलते हैं ना ये व्यक्ति ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये कम इंटेलिजेंट है। मेमोरी, इंटेलिजेंसी, जो सोचते हो वो आप लोग इसी पार्ट से सोचते हो। तो सेरेब्रम जिसे आप लोग हिंदी में बोलेंगे प्रे मस्तिष्क। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछा जाए दोस्तों थैलेमस के क्या कार्य हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएं। और अगर आप लोगों से पूछा जाए हाइपोथैलेमस के क्या कार्य है, कमेंट करके बताएंगे। हाइपोथैलेमस के दोस्तों 2 कार्य है, एक तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल रखता है। क्या आपकी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल रहता है क्या? हाँ सर।
हमारी बॉडी का एवरेज टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर फीवर वगैरह हो जाता है तो 98 से 100 हो जाता है, 101 हो जाता है, लेकिन नॉर्मली आपका इतना ही रहता है। तो इसमें हाइपोथैलेमस की एक महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों। बाकी आपको अलग अलग टाइप की फीलिंग्स आती है या नहीं आती, जैसे गुस्सा, प्यार, नफरत, प्यास, भूख, ये सभी फीलिंग्स के लिए आपका हाइपोथैलेमस रेस्पॉन्सिबल है। बात आती है सर थैलेमस क्या करता है, तो देखिए हमारी बॉडी में 5 सेंसरी ऑर्गन्स है। 5 सेंसरी ऑर्गन्स है, कौन कौन से हैं? सेंसरी ऑर्गन्स किसको बोलते हैं? जो किसी ना किसी चीज को सेंस करता है। जैसे स्किन किसको करता है? स्किन टच को सेंस करता है। ईयर किसको करता है? साउंड को। नोज किसको करती है? स्मेल को। आंख किसको करती है? लाइट को। तो और जो टंग होती है वो किसको करती है? टेस्ट को। तो 5 सेंसरी ऑर्गन में से जो 3 सेंसरी ऑर्गन है वो थैलेमस के द्वारा कंट्रोल होते हैं। सर कौन कौन से? एक तो दोस्तों नोज यानी नाक, बहुत बढ़िया। दूसरा है आपका स्किन यानी त्वचा, बहुत बढ़िया। और तीसरा है आप लोगों का टंग यानी जीभ। अगर आप लोग पूछे कि सर बाकी के जो 2 सेंसरी ऑर्गन्स है, एक तो हो गया ईयर यानी आपका कान, और एक हो गया आई यानी आपका आंख। सर इन दोनों को कौन कंट्रोल करता है? तो इनको कंट्रोल करता है हमारा मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क। याद रख लोगे क्या? याद रख लोगे? बिल्कुल सर याद रख लेंगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे, बताए। टेम्परेचर इन ह्यूमन इज कंट्रोल बाय। तो अभी मैंने बताया फोर ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, सेरेब्रम यानी प्रमस्तिष्क, एक होता है थैलेमस, है ना, और एक होता है हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस तो क्या कर रहा था? 3 सेंसरी ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहा था। हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। और हाइपोथैलेमस हमारे शरीर के तापमान पर तो नियंत्रण रखता ही है, साथ में जो आपको अलग अलग टाइप की फीलिंग्स, इमोशंस होती है, जैसे यार भूख की, प्यास की, डर की, नफरत की, गुस्से की, उन सभी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है आप लोगों का? कौन रेस्पॉन्सिबल है? हाइपोथैलेमस ही रेस्पॉन्सिबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे, बताओ। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा श्वसन को नियंत्रित करता है, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है? दोस्तों क्या आपको पता है रेस्पिरेशन होता क्या है? देखो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस है। ब्रीदिंग तो क्या होता है? सांस लेना, सांस छोड़ना। रेस्पिरेशन क्या है? जब आप लोगों की एयर अंदर जाती है तो उसमें जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे हर कोशिका तक पहुंचती है। बिल्कुल। तो दोस्तों ये जो हमारी कोशिका में क्या पहुंचती है? ऑक्सीजन पहुंचती है। उससे क्या मिलता है? वहां पर एनर्जी मिलती है, और एनर्जी निर्माण के दौरान क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो हर कोशिका के पास में ऑक्सीजन जा रही है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन यानी श्वसन। दोस्तों क्या ये आपके कंट्रोल में है क्या? मैं बोलूं यार नीचे की कोशिकाओं में रेस्पिरेशन होने दो या मत होने दो, ये आपके कंट्रोल में है क्या? नहीं। तो ऐसी एक्टिविटी जिसपे हम लोग कंट्रोल नहीं है उसे बोलते हैं इनवॉलेंट्रीज एक्टिविटी यानी अनैच्छिक क्रियाएं। तो जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती है वो किससे कंट्रोल होती है? जो हमारा हिंड ब्रेन है ना, इसका एक पार्ट है मेडुला। तो मेडुला के द्वारा जितनी भी इनवॉलेंट्रीज एक्टिविटी होती है वो कंट्रोल होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेडुला, जिसे हिंदी में मज्जा भी बोलते हैं, या कई बार आप लोगों को ऐसा मेडुला भी लिखा हुआ आ जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके अलावा कौन कौन सी इनवॉलेंट्रीज एक्टिविटी होती है जिसका आपका जिस पर कंट्रोल नहीं है? बताओ, 2-3 एग्जांपल बताएं, बताओ। मैं आपको बोलूं आपकी हार्ट बीट जल्दी फास्ट कर दो तो आपके हाथ में है क्या? नहीं। तो हार्ट बीट भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटी है। छींकना, उबासी आना, ये भी इनवॉलेंट्रीज एक्टिविटी है। दोस्तों हमारे बॉडी में मुंह में लार का बनना, ये भी इनवॉलेंट्रीज एक्टिविटी है। जब आप लोग भोजन कर रहे हो उसका अल्टीमेटली आपकी बॉडी में पाचन होगा, तो ये भी एक इनवॉलेंट्रीज एक्टिविटी है। आपके हाथ में नहीं है फास्ट कराना है या स्लो कराना है। आगे बात समझ में? तो जितनी भी इनवॉलेंट्रीज एक्टिविटी होगी वो आपके मेडुला के द्वारा कंट्रोल होगी। यार बहुत बढ़िया दोस्तों, आ जाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आ गया क्वेश्चन। खांसने और छींकने जैसी दोस्तों कोई सी भी इनवॉलेंट्रीज एक्टिविटी हो वो सभी किसके द्वारा कंट्रोल होती है? मेडुला के द्वारा होती है। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों बताएंगे सेरिबेलम किससे संबंधित है? तो अभी अभी मैंने बताया दोस्तों हमारा हिंड ब्रेन यानी पश्चिम मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। एक होता है आप लोगों का सेरिबेलम जिसे अनुमस्तिष्क बोलते हैं, एक होता है आप लोगों का पॉन्स, बात आ गई समझ में, और एक होता है मेडुला। मेडुला का क्या काम होता है वो आप अच्छे से समझ चुके हो। अब बात करते हैं सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क की। दोस्तों अगर आप लोग चल रहे हो, फिर रहे हो, तो इसमें आपकी मसल्स ढंग से काम करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? तो मसल्स का मूवमेंट प्रॉपर्ली होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो हमारी मसल्स यानी मांसपेशियों की
प्रॉपर वर्किंग के लिए कौन इंपॉर्टेंट है? ये सेरिबेलम इंपॉर्टेंट है। ये मसल्स के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। मसल में अगर कहीं पर ट्विस्टिंग हो रही है, मतलब मसल में कहीं पर भी कुछ घुमाव हो रहा है ना, तो पूरा कंट्रोल कौन करता है? यही करता है, ऑप्शन नंबर डी। अब आप लोग मुझे एक चीज बताएंगे, कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है, चलो मैं सीधे वो लेकर आ जाता हूं, ठीक है, आ जाओ बताओ। स्वैच्छिक क्रिया है, यानी जो आपकी इच्छा के अनुसार हो सकती है। जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ ये पेन उठाओ, नीचे गिर गया, तो आप ऐसे उठाओगे ना, तो इसके लिए आपकी मसल्स ढंग से काम करनी चाहिए। तो मसल्स ढंग से काम करने के लिए कौन इंपॉर्टेंट है? सेरिबेलम है, अनुमस्तिष्क है। अगर आपकी मसल्स ढंग से काम करेगी तो आपकी बॉडी का बैलेंस भी प्रॉपर बना रहेगा, आपकी बॉडी का पोस्चर भी प्रॉपर बना रहेगा। तो इन सभी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? हमारे हिंड ब्रेन का पार्ट सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क। अब दोस्तों ध्यान से आप लोग समझिएगा। दोस्तों एक चीज मुझे बताएंगे, अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि सेरिबेलम के क्या कुछ अन्य नाम भी है क्या? बिल्कुल दोस्तों, इसे हम लोग लिटिल ब्रेन यानी छोटा मस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं। छोटा मस्तिष्क। सर क्यों? आपने नाना पाटेकर साहब की मूवी देखी होगी क्रांतिवीर, जब उनके यहां पर कोई मारता है तो वो क्या बोलते थे कि इधर छोटा मगज है, अगर इस पे लग जाए तो आदमी मर सकता है। तो वो किसकी बात कर रहे थे? वो सेरिबेलम की बात कर रहे थे। क्यों सर? इसके लगने पर चोट कैसे लग जाएगी, मतलब मर कैसे जाएंगे? क्योंकि अगर इस पे लग गई तो अब आपके मसल्स के मूवमेंट को कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। आपका जो हार्ट है वो मसल्स का ही तो बना हुआ है, मांसपेशियों का ही तो बना हुआ है, तो हार्ट ढंग से काम नहीं कर पाएगा, हमारी डेथ हो जाएगी। समझ में आ गई बात को? इसीलिए हम लोग इसको अन्य नाम से और जानते हैं, ट्री ऑफ लाइफ यानी जीवन का वृक्ष। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कोई व्यक्ति एल्कोहल पीता है तो उसका ब्रेन के कौन से पार्ट पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है? आपने देखा होगा अगर कोई व्यक्ति एल्कोहल पीता है तो उसे चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि दोस्तों उसकी मसल्स के मूवमेंट पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो जब कोई व्यक्ति अल्कोहल पीता है तो उसके किस पे प्रभाव पड़ता है? सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क पे। तो फिर आपकी मसल्स पे जो कंट्रोल होना चाहिए था प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है, तो आदमी लड़खड़ा के चलता है, साथ में उल्टी सीधी बातें भी करता है, आज गाड़ी बाई चलाएगा। तो जो टंग है वो भी तो मसल्स की बनी हुई है, तो टंग पे भी कंट्रोल नहीं रहेगा, कुछ भी उल्टा सीधा आप लोगों का बोलेगा। आई बात समझ में? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, आ जाओ। पॉन्स मानव डैश का भाग है। किसका भाग है? तो अभी मैंने बताया हमारे ब्रेन का एक पार्ट है हिंड ब्रेन यानी पश्चिम मस्तिष्क, सबसे पीछे वाले का, और इसके भी 3 पार्ट होते हैं। एक हो गया आप लोगों का पॉन्स, एक हो गया मेडुला, और एक हो गया सेरिबेलम जिसे अनुमस्तिष्क बोलते हैं। तो पॉन्स हमारे हिंड ब्रेन पश्चिम मस्तिष्क का भाग है, या फिर आप लोग बोल सकते हो हमारे ब्रेन का एक पार्ट है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैंने इसके भी कार्य आपको बता दिए, इसके भी बता दिए। पॉन्स का कार्य क्या होता है, कौन मुझे बताएगा? दोस्तों जब हमारे बॉडी से ब्रेन तक मैसेज आते हैं ना, तो वो सबसे पहले कहां पर आते हैं? पॉन्स के पास में आते हैं। फिर पॉन्स देखता है ये काम किसका है, हाइपोथैलेमस का है या थैलेमस का है या सेरेब्रम का है, फिर ये उनके पास में भेजता है। तो ये बेसिकली कोऑर्डिनेशन में है ना, अंगों और ब्रेन के अलग अलग पार्टों के बीच में कोऑर्डिनेशन में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। ये ब्रिज की तरह कार्य कर रहा है, पुल की तरह कार्य कर रहा है, क्योंकि ब्रिज से क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाते हो ना। तो पॉन्स भी क्या कर रहा है, बॉडी से आने वाले जो मैसेज है पहले खुद के पास में लेता है और फिर देखता है ये काम किसका है, थैलेमस का है या हाइपोथैलेमस का है या सेरेब्रम का है। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। चलिए आ जाओ नेक्स्ट बात, ठीक है। ये और क्या करता है पॉन्स एक काम, दो काम और करता है। एक ये हमारी स्लिप साइकिल को भी कंट्रोल करता है। स्लिप साइकिल का मतलब रात को सोना सुबह जगना, रात को सोना सुबह जगना। तो जो स्लिप साइकिल है इस पर भी ये कंट्रोल करता है। दूसरी बात जो हमारी ब्रीदिंग रिदम होती है ना, सांस लेना सांस छोड़ना, सांस लेना सांस छोड़ना, इसमें भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और बाकी एक मैंने बता ही दिया, बॉडी और माइंड के बीच में कोऑर्डिनेशन का जो मेन कार्य है वो किसके द्वारा होगा, पॉन्स के द्वारा होता है। आगे बात समझ में दोस्तों, मजा आ रहा है ना? तो बस टेंशन क्यों लेते हो यार, मैं बैठा हूं ना इधर, बस क्लास लो, क्लास में याद करवा दूंगा, घर जाके रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन रिवीजन करना है क्योंकि आप ह्यूमन इंसान भूलता है, सब भूलता है। आ जाओ, किसे सामूहिक रूप से ब्रेन स्टेम कहा जाता है? ब्रेन स्टेम को दोस्तों हम लोग हिंदी में मस्तिष्क की पूंछ भी बोल देते हैं कई बार। तो दोस्तों किसको इनमें से कौन मिलके मस्तिष्क की पूंछ बनाएंगे? दोस्तों हमारे ब्रेन में जब ये पीछे वाला जो आप लोग देखोगे ना, कौन कौन सा, आ जाओ मैं आपको बताता हूं, देखो मेरी बात को ध्यान से समझो। एक तो दोस्तों ये रहा हमारा मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क, जिसपे मैं दोस्तों ये लाल कलर चला रहा हूं, ये वाला पार्ट, ठीक है। आगे बात समझ में, ये हो गया आपका पॉन्स,
पॉन्स जो कि हिंड ब्रेन का पार्ट है, और ये जो ग्रीन वाला आप लोग देख पा रहे हो ये है मेडुला, ये भी हिंड ब्रेन का पार्ट है। अगर आप लोग देख रहे हो इन तीनों को मिला के देखोगे तो ऐसा लग रहा है ना कोई पूंछ सी निकल रही है, ब्रेन के पीछे कोई पूंछ सी निकल रही है। तो इन तीनों को मिला के हम लोग बोलते हैं ब्रेन स्टेम यानी मस्तिष्क की पूंछ। कौन कौन? मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क, और बाकी हिंड ब्रेन के दो पार्ट, एक पॉन्स और एक मेडुला। सर हिंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। सेरिबेलम कहां है? देखो सेरिबेलम इधर है, इस साइड होता है वो, ये रहा आपका सेरिबेलम, ये रहा आपका अनुमस्तिष्क। तो ये जो पूंछ बन रही है उसमें सेरिबेलम नहीं आ रहा, ये 3 पार्ट आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए क्वेश्चन में कि ब्रेन स्टेम कौन 3 पार्ट मिलके ब्रेन स्टेम बना रहे हैं, तो एक तो आपका हो जाएगा मिड ब्रेन, एक आपका हो जाएगा पॉन्स, और एक हो जाएगा आपका मेडुला, जिसका पूरा नाम होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ऑप्शन नंबर सी देखो, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स और मिड ब्रेन। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। बताइए, मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया। कहीं पर आग लग रही थी या मान लो कहीं पर गरम गरम था, आपका हाथ गलती से लग गया, तुरंत हाथ खींच ले उतना, इसे आप लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों? ये हमारा ब्रेन है। ब्रेन के पीछे ये जो मोटी सी नस है स्पाइनल कॉर्ड, इसी से हमारे रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रिया कंट्रोल होती है। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताएंगे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। इस बार ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन, ये डायग्राम दिया हुआ था और ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में भी है। क्लास 10 का जो चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी नियंत्रण एवं समन्वय, उसमें आप लोगों को डायग्राम दिया हुआ है। तो बताओ यहां पर आपको जो स्पाइनल कॉर्ड की लोकेशन बताओ। तो दोस्तों ब्रेन में जो सबसे पीछे वाला पार्ट होता है ना, यहां से निकलती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। तो ना यहां से निकलेगी, ना यहां से, ना यहां से, यहां से। और क्या आप लोग एग्जैक्ट बता सकते हो कि हिंड ब्रेन पश्चिम मस्तिष्क के कौन से भाग से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है? बताओ कमेंट करके, कोई बता सकता है क्या? इसका तो आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन क्या आप लोग बता सकते हो हिंड ब्रेन में भी 3 पार्ट होते हैं? तो हिंड ब्रेन के कौन से पार्ट से आपकी स्पाइनल कॉर्ड निकलती है? बताओ कौन बताएगा? मेडुला से। हिंड ब्रेन का जो यहां पर मेडुला होता है ना, उससे आपकी क्या निकलती है? स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। बहुत बढ़िया दोस्तों, आ जाओ बताओ बताओ। निम्नलिखित में से कौन तंत्रिका तंत्र की एक बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? जो नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन है, जो कार्य है, वो बेसिकली किसके द्वारा होता है, या पूरा नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना हुआ है, उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, उसकी संरचनात्मक इकाई क्या है? तो हमारा नर्वस सिस्टम बेसिकली 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक तो ब्रेन यानी मस्तिष्क, एक आपका हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु, और साथ में इनसे निकलने वाली नर्व्स यानी तंत्रिका। दोस्तों ये सभी चीजें बहुत छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है, और इन कोशिका का नाम क्या है? न्यूरॉन है। और दोस्तों इन कोशिकाओं की खूबसूरती क्या है? ये हमारी बॉडी में पाई जाने वाली जितनी भी कोशिका है उनमें इनकी लंबाई सबसे ज्यादा है। ठीक है, इस प्रकार की होती है। मैं आपको अभी चलो आगे स्ट्रक्चर बताऊंगा मैं आपको। कुछ इस प्रकार की होती है, ऐसे बहुत लंबी होती है आप लोगों की, ऐसे है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस न्यूरॉन से याद रखो, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ब्रेन की स्टडी को क्या बोलते हैं, तो ब्रेन की स्टडी को हम लोग बोलते हैं न्यूरोलॉजी। और जो ब्रेन के स्पेशलिस्ट है, जो डॉक्टर है, उसको आप लोग बोलेंगे न्यूरोलॉजिस्ट, और ब्रेन की स्टडी को बोलेंगे न्यूरोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। न्यूरॉन कोशिका निम्नलिखित में से किस भाग से बनी होती है? तो देखिए दोस्तों, न्यूरॉन का मैंने आप लोगों को भी बताया दिखती कैसी है। अब आइए इसका स्ट्रक्चर समझते हैं एक एक। ठीक है, आ जाओ। देखो ये न्यूरॉन आप लोगों को ऐसे दिखती है, ऐसे दिखती है। यहां से दोस्तों देखो सिग्नल जा रहा है ना, सिग्नल जैसा कुछ दिख रहा है आपको। तो एक न्यूरॉन से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, जैसे मान लो ब्रेन से मेरे को पैर में मैसेज भेजना है, तो जो नर्व्स है ना, तंत्रिका है, वो न्यूरॉन से मिलकर बनी होती है। तो एक न्यूरॉन से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, चौथे से पांचवें में, ऐसे आप लोगों का सिग्नल जाता है। आइए इस न्यूरॉन का स्ट्रक्चर समझते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी की बहुत इंपॉर्टेंट ये कोशिका है। सर बताए स्ट्रक्चर बताऊं? ठीक है, ये पूरी की पूरी कोशिका है। सर काफी कॉम्प्लेक्स है, इसको प्यार से समझाइए। बिल्कुल प्यार से समझाऊंगा दोस्तों। कोशिका के अंदर क्या न्यूक्लियस केंद्रक होता है क्या? हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी कोशिका पाई जाती है, क्या न्यूक्लियस केंद्रक होता है क्या? क्या कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है क्या?
क्या कोशिका के अंदर एक लिक्विड होता है क्या जिसे साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य बोलते हैं? बिल्कुल। तो दोस्तों न्यूरॉन के अंदर भी ये सारी चीजें मिलेगी सर। तो न्यूरॉन के अंदर जो न्यूक्लियस मिल रहा है, जो केंद्रक मिल रहा है दोस्तों, वो ये रहा। यहां पर मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, यहां पर मिलता है साइटोप्लाज्म। यानी कोशिका के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो सारी की सारी वो कहां पर मिल रही है? न्यूरॉन कोशिका में। अगर बात करें हमको लगेगा सब जगह मिलेगी, नहीं, सारी की सारा पार्ट आपको यहां पर मिल रहा है। तो उसको एक विशेष नाम दे दे क्या? बिल्कुल दोस्तों, इसका विशेष नाम क्या है? सेल बॉडी। और हिंदी में आप लोग क्या बोलेंगे? कोशिका काय बोलेंगे। सर ये इतना इंपॉर्टेंट है तो सर इसका एक नाम और दे दो। तो सेल बॉडी को हम लोग सोमा के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ध्यान रख लोगे क्या? रख लोगे? बिल्कुल। अब दोस्तों ये जो आपकी सेल बॉडी है कोशिका का है, क्या इससे कुछ ब्रांचेज, क्या इससे कुछ शाखाएं निकलती हुई नजर आ रही है क्या? बिल्कुल दोस्तों, इसको आप लोग बोलते हैं डेंड्राइट, और हिंदी में आप लोग इसे बोलेंगे क्या? द्रुमिकाएं। द्रुमिकाएं। तो सर इनका काम क्या होता है? देखो मेरी बात को ध्यान से समझो। जैसे मान लो ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, ये तीसरा, तो एक से दूसरे में मैसेज जाएगा, दूसरे से तीसरे में जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूरॉन का कौन सा भाग है जो इससे पिछले वाले न्यूरॉन से मैसेज रिसीव करता है, तो ये जो डेंड्राइट्स है ये क्या करते हैं? मैसेज रिसीव करते हैं, संकेत ग्रहण करते हैं। फिर ये जो मैसेज होते हैं वो आगे जाते हैं। क्या अंदर ये पर्पल कलर की, आगे येलो कलर की डब्बे मत देखो, क्या पर्पल कलर की दिख रही है क्या? हल्की से पतला सा धागा जैसा, नली जैसा। तो इसे आप लोग बोलते हैं क्या? एक्सॉन। तो ये जो मैसेज आपके यहां पर आ गए, फिर वो आगे जाते हैं एक्सॉन के माध्यम से, तंत्रिकाक्ष के माध्यम से। आगे बात समझ में? और फिर ये बिल्कुल एंड तक पहुंचते हैं, फिर यहां से दूसरे न्यूरॉन में जाते हैं। ये जो पहला न्यूरॉन है इसका जो एंड है, और जो दूसरा न्यूरॉन यहां से जो स्टार्ट होगा, इनके बीच में क्या होता है दोस्तों? कुछ गैप होता है। ये बिल्कुल कनेक्ट नहीं होते, बिल्कुल टच नहीं होते। सर इस गैप को क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। ध्यान रख लोगे क्या? साइनेप्स या सिनेप्स, जो भी आप लोग इसको बोलना चाहे। आ गई बात समझ में? बिल्कुल सर। अब मेरी एक चीज बताइए यार, ये इंफॉर्मेशन जा रही है, ये मैसेज जा रहा है, अगर ये लीक हो गया तो दिक्कत हो जाएगी ना। आपको ब्रेन से पैर तक भेजना था, अगर मैसेज जाएगा ही नहीं तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो ये जो मैसेज आपका जा रहा है ये लीक नहीं हो जाए तो हमको एक्सॉन को कुछ प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी ना। एक्सॉन के प्रोटेक्शन के लिए हमने क्या कर दिया? इस पे येलो येलो कलर की क्या कर दिया? ये लगा दिया। सर ये क्या है? जैसे कभी आपने पनीर टिक्का खाया होगा या देखा होगा, तो वो कैसे इसको रोस्ट करते हैं, कैसे भूनते हैं। एक लोहे की वो होती है, उसके अंदर पनीर के टुकड़े डाल देते हैं, देखा है कि आपने? फिर उसको आग पे पकाते हैं। तो आप यही समझ लो, जो लोहे की जो नली है उसको तो आप लोग मान लो क्या? एक्सॉन, और उसके ऊपर ऐसे पनीर के टुकड़े लगा दिए। तो ये जो आप लोगों ने लगाया ना, इसे बोलते हैं मेलिन शीथ। शीथ का मतलब मयान। मयान के अंदर तलवार रखते हो ना, मयान के अंदर तलवार रखते हो ना, तो इस मयान के अंदर आप ये मान लो एक्सॉन रख दिया, तो मेलिन शीथ इसे बोलते हैं। शीथ, हिंदी में शीथ को बोलते हैं मयान। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझो। अगर आप लोगों से पूछा जाए दो मेलिन शीट के बीच में क्या कुछ गैप है क्या? दो मेलिन शीट के बीच में कुछ गैप है क्या? दो मेलिन शीट के बीच में कुछ गैप है क्या? तो ये जो गैप होते हैं इसे आप लोग बोलते हैं नोड ऑफ रेनिवियर, यानी रेनिवियर के नोड। देखो दोस्तों, मैंने इसी में आप लोगों को पूरे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बता दिया। अब आप लोगों से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। न्यूरॉन कोशिका किस किस भाग से बनी होती है? इसके पार्ट्स बताओ। क्या न्यूरॉन में न्यूक्लियस होता है क्या? क्या न्यूरॉन्स में डेंड्राइट होता है क्या? क्या न्यूरॉन में एक्सॉन होता है क्या? बिल्कुल सर, ऑल ऑफ दी अबाउ आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारी कोशिकाएं क्या होती है? हर कोशिका की एक लाइफ होती है। चलो बताओ, आरबीसी की लाइफ क्या है? 120 दिन है। जैसे आरबीसी की लाइफ है 120 दिन, यानी अगर वो डिस्ट्रॉय हो गई तो मतलब 120 दिन बाद में जब वो डिस्ट्रॉय होती है तो नई कोशिका बन जाती है। ये कोशिका ऐसी है कि अगर डिस्ट्रॉय हो गई तो वापस नहीं बन पाएगी, रीजनरेट नहीं हो पाएगी। इसलिए तो दोस्तों, अगर आपके ब्रेन पे चोट लग गई, भगवान ना करे कभी भी किसी के साथ में हो दोस्तों, लेकिन अगर चोट लग गई तो वहां की कोशिका अगर डैमेज हो गई तो वो डैमेज ही रहेगी, वो वापस रीजनरेट नहीं हो सकती, फिर वो काम आपका ब्रेन प्रॉपर्ली ढंग से नहीं कर पाएगा। आगे बात समझ में? बिल्कुल सर, आ जाओ। अभी भी मैंने बताया, देखो गलत मत करना। आ जाओ। न्यूरॉन के कोशिका काय को क्या कहा जाता है? अभी भी मैंने बताया, न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है कोशिका काय है, उसे हम लोग एक विशेष नाम दे दे। क्या क्या दे दे दोस्तों? सोमा। आई बात समझ में? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो इस वाले पार्ट को याद है, भूल गए? मैंने बताया था इसका एक विशेष नाम है सेल बॉडी यानी कोशिका काय, और इसे ही हम लोग सोमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, आ जाओ।
तंत्रिका आवेग की प्रकृति क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोग इसमें अटके। सर इसका मतलब क्या है, पहले समझाओ। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज जाते हैं। अब सर वो मैसेज जाते कैसे हैं? कि क्या कोई लिक्विड फ्लो होता है अंदर, या कोई इधर एक अंदर आदमी बैठा है जो यहां से वहां पर लेकर जाएगा? दोस्तों मेरी बात को ध्यान से समझो। यहां से यहां पर जो मैसेज जाता है वो बेसिकली किस फॉर्म में जाता है? चार्ज, यानी जो आवेश होता है ना, वो फ्लो होता है। सर आवेश कहां पर आ गया इसमें? जैसे दोस्तों सोडियम आयन, इस पे आवेश है, पोटेशियम आयन, इस पे आवेश है। तो ये फ्लो करते हैं बेसिकली, ये अपने साथ में क्या लेके जाता है? इंफॉर्मेशन लेके जाता है। तो आपको लगेगा सर चार्ज फ्लो कर रहा है, आवेश फ्लो कर रहा है, तो मैं सर ये जो सिग्नल जा रहा है इधर, इसकी प्रकृति को सर मैं इलेक्ट्रिकल बता दूं क्या? बिल्कुल, आप बिल्कुल गलत नहीं हो, आप बिल्कुल सही हो। लेकिन जैसे ही ये आपके इलेक्ट्रिक चार्ज यहां पर पहुंचते हैं, अब आपको क्या है, यहां पर दूसरा न्यूरॉन है, दूसरा न्यूरॉन है, ये चार्ज, ये आवेश यहां पर नहीं जा सकता। तो यहां पर ये चार्ज जो है ना, वो एक केमिकल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो केमिकल आपका इधर जाता है, जैसे केमिकल इधर पहुंचता है, फिर यहां के जो चार्ज थे, वो आवेश थे, वो आगे जाते हैं। यानी सर न्यूरॉन में जो मैसेज जा रहा है वो एक इलेक्ट्रिकल के रूप में भी जा रहा है, केमिकल के रूप में भी जा रहा है। तो क्या मैं इसको इलेक्ट्रोकेमिकल बोल दूं? एग्जाम में क्वेश्चन आया था, 90% लोग इसको गलत करके आए थे, क्योंकि वो रट के जाते हैं, सर आपने मुझे ये बता दिया कि एक न्यूरॉन में कैसे मैसेज जा रहा है, सर इससे इसमें कैसे केमिकल में कन्वर्ट होगा? सर ये भी दिखाओ ना। देखो देखो, ये एक न्यूरॉन है, मान लो दूसरा न्यूरॉन है, क्या कुछ दिख रहा है आपको? ये कुछ जाते हुए, कुछ पदार्थ जाते हुए दिख रहा है क्या? देखो कुछ पदार्थ जाते हुए दिख रहा है क्या? कुछ पदार्थ जाते हुए दिख रहा है क्या? कुछ पदार्थ जाते हुए दिख रहा है क्या? कुछ केमिकल जाते हुए दिख रहे हैं? बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया दोस्तों, आ जाओ बताओ। डैश दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान है, मैंने अभी भी बताया, दो न्यूरॉन्स बिल्कुल फिजिकली आपके कनेक्ट नहीं होते, उनके बीच में कुछ गैप होता है, इसे आप लोग क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं, या साइनेप्स, जैसे भी आप लोग प्रोनाउंशिएट करना चाहे, बस ध्यान रखो आप लोग, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये एक न्यूरॉन, ये दूसरा न्यूरॉन, इसके ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है, इनके बीच में कुछ गैप रहता है, इसे बोलते हैं साइनेप्स, ठीक है। आ जाओ, अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक छोटी सी बात, एक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं मैं आपको। यहां पर अभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया रेलवे में, लेकिन इस बार पूछा जा सकता है। मेरी बात को ध्यान से समझो। आपका हाथ कहीं पर लग गया, मान लो गर्म जगह लग गया, तो तुरंत आप लोग हाथ हटाते हो क्या? यानी आप देखो, यहां से मैसेज गया आपकी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक, फिर वहां से मैसेज आया कि भाई हाथ हटा, कितना फास्ट हुआ ये। तो आपने हाथ लगाया, आपको गर्म लगा, क्लियर है? तो कुछ न्यूरॉन्स होंगे जो इस चीज को सेंस करेंगे, तो इन्हें आप लोग बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, ध्यान रख लोगे। फिर ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज आएगा कि भाई हाथ हटा, तो वो वाले न्यूरॉन जो मैसेज लेकर आ रहे हैं, भाई हाथ हटा, हटा हटा, उनको बोलेंगे मोटर न्यूरॉन। बात समझ में आ गई? यानी मान लो वहां से ब्रेन के अलग अलग पार्ट से या स्पाइनल कॉर्ड से जो आपके हाथ तक आया कि भाई हटा, उसे बोलेंगे मोटर न्यूरॉन, और जो सेंस करेगा उन्हें बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन। और सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को जो कनेक्ट करता है उन्हें बोलते हैं इंटर न्यूरॉन। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन हो सकता है इस बार पूछ ले, ठीक है। आ जाओ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं होती है? मैंने अभी भी आपको बताया, ये रहा हमारा ब्रेन, ब्रेन के पीछे मोटी सी नस निकल रही है जिसे बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु। क्या मेरुरज्जु से कुछ ऐसे वायर जैसे कुछ निकलते हैं क्या, जो ब्रेन के अलग अलग पार्ट में मैसेज लेके जाते हैं? ये वायर्स को बोलते हैं नर्व्स यानी तंत्रिका। तो स्पाइनल कॉर्ड से जो निकलती है उसे बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। संख्या कितनी है दोस्तों? देखो जोड़े में निकल रहा है, एक इधर तो एक इधर, एक इधर तो एक इधर, तो ये है 31 पेयर यानी 31 जोड़े। और अगर दोस्तों ब्रेन से भी निकलती है, बिल्कुल एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, तो ब्रेन से जो निकलती है उसे आप लोग बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स यानी कपाल तंत्रिकाएं। इनकी संख्या होती है 12 जोड़े। तो स्पाइनल नर्व्स पूछा गया था, आंसर हो जाएगा 31 जोड़े। अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए हमारी बॉडी में टोटल नर्व्स यानी टोटल तंत्रिका कितनी पाई जाती है, आपका आंसर क्या होगा? 31 जोड़े तो ये वाले और 12 जोड़े ये वाले, तो आप लोग क्या बोलोगे? 43 जोड़े। याद रह जाएगा क्या? बिल्कुल सर रह जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझो, एक बहुत प्यारी सी बात बता दूं क्या? बहुत प्यारी सी बात बता दूं क्या? देखो बता दूं क्या, बोलते नहीं हो कि सर प्यारी सी बात बता दो। आ जाओ दोस्तों, ये रहा हमारा ब्रेन और ये रहा हमारी स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारा नर्वस सिस्टम 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है, किससे? ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से और ये निकलने वाली नर्व से।
तो क्या ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सेंटर में है क्या? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सेंटर में है क्या? तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलके आपका क्या, इन दो पार्ट को हम लोग अलग से क्या बोल रहे थे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? ब्रेन से कुछ वायर्स निकल रहे हैं, नर्व्स निकल रही है, स्पाइनल कॉर्ड से भी कुछ वायर्स निकल रही है, नर्व्स निकल रही है, तंत्रिकाएं निकल रही है, जो अलग अलग जगह मैसेज लेकर जा रही है। तो ये जो ब्रेन से जो निकल रही है इसको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स यानी कपाल तंत्रिका, और जो इस स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है इन्हें आप लोग बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स, ठीक है, या मेरु तंत्रिका है। तो प्यारे दोस्तों, स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स इनको मिला के बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र। याद रख लोगे क्या? याद रख लोगे क्या? याद रख लोगे? रख लोगे याद? चलिए तो फिर इस क्वेश्चन को करिए, बताओ। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स एड इन डैश परसेप्शन। देखो दोस्तों, एक्चुअली में क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ विशेष रिसेप्टर्स होते हैं। सर रिसेप्टर्स किसको बोलते हैं? जो किसी ना किसी चीज को सेंस करते हैं। जैसे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो टच को सेंस करते हैं, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं टेस्ट को सेंस करते हैं। तो आपको बताना है कौन से रिसेप्टर्स है, मतलब ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, किस चीज को सेंस करते हैं। तो आइए क्लास 10 के एनसीईआरटी पे चलते हैं। देखो यहां से क्वेश्चन उठा के बना दिया। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो होते हैं ना विल डिटेक्ट स्मेल, ये क्या करते हैं? स्मेल यानी गंध को सेंस करते हैं। और ये वाले रिसेप्टर्स कहां पर मिलेंगे आप लोगों को? नाक में मिलेंगे। चलिए दूसरी बात दोस्तों, गिस्टेटरी रिसेप्टर्स, ये वाले जो रिसेप्टर्स है, ये भी ध्यान रखो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पिछली बार नहीं पूछा था, इस बार पूछ लेगा क्योंकि पिछली बार ये पूछ लिया। तो अगर आपसे पूछा जाए गिस्टेटरी रिसेप्टर्स क्या सेंस करते हैं, आप लोग बोलेंगे टेस्ट को सेंस करते हैं। और अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ये गिस्टेटरी ये रिसेप्टर्स कहां पर पाए जाते हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे? टंग में, क्योंकि यार ये टेस्ट को सेंस कर रहे हैं। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक जेनेटिक बीमारी है? जेनेटिक का मतलब जो एक जनरेशन से दूसरी में आएगी, जिसके कारण मस्तिष्क में न्यूरॉन नष्ट हो जाते हैं, आपके ब्रेन के ना न्यूरॉन्स खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे धीरे धीरे धीरे। बताओ ये कौन सी बीमारी है? दोस्तों इस डिजीज का नाम है हंटिंगटन डिजीज, ठीक है, हंटिंगटन्स डिजीज। ध्यान रखिएगा ये एक इनहेरिटेड कंडीशन है, या मैं बोलूँ ये एक जेनेटिक डिजीज है। इसमें हमारी जो नर्व सेल्स होती है, ब्रेन के अंदर जो नर्व सेल्स होती है, जैसे मतलब न्यूरॉन जो होती है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और ये हमारा पूरा नर्वस सिस्टम कंप्लीट, ठीक है, बताओ। डोपामाइन एक महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर है। दोस्तों डोपामाइन हमारे ब्रेन में बनने वाला एक इंपॉर्टेंट केमिकल है। इसका क्या कार्य होता है दोस्तों? इसके बनने से हम लोगों को खुशी मिलती है, प्लेजर मिलता है, ठीक है। जैसे कुछ व्यक्ति ज्यादा इंस्टाग्राम चलाते हैं, रील चलाते हैं, क्यों चला रहे हैं वो? क्योंकि इस दौरान उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा डोपामाइन बन रहा है, उनको अच्छा लग रहा है, जिसकी वजह से वो कार्य कर पा रहे हैं। वो कार्य बार बार कर रहे हैं, उस एक्शन को रिपीट कर रहे हैं। किसी को एक्सरसाइज से डोपामाइन रिलीज होता है तो वो एक्सरसाइज करता है वो। तो ये जो डोपामाइन रिलीज होता है, कई बार क्या होता है, जिन कोशिकाओं के द्वारा ये डोपामाइन रिलीज होता है, कई बार वो कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, तो डोपामाइन रिलीज नहीं होगा। आप लोग हमेशा, आपको प्लेजर रहेगा नहीं, आप दुखी दुखी से रहोगे। तो ये डिजीज कौन सी है? पार्किंसन डिजीज है। 2025 के सभी एग्जाम्स के लिए साइंस का फाउंडेशन बैच शुरू हो चुका है, डेमो भी अवेलेबल है, जाके आप लोग देख लो, ठीक है, किस प्रकार से यहां पर पढ़ाया जाता है। और आप लोगों को दोस्तों यहां पर क्या मिलेगा? कंप्लीट थ्योरी बैच है, साथ में सारे क्वेश्चंस, डेली लाइव क्लास होती है, मिस करते हो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। 2024 के सारे क्वेश्चंस 20 में सॉल्व कराए जाते हैं। पूरा कंटेंट बायलिंगुअल है, हर क्लास की पीडीएफ मिलेगी, साथ में टेस्ट सीरीज भी आप लोगों की फ्री है। तो साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करें, कोर्स वाले सेक्शन में आप लोग जाए, निर्माण बैच कॉम्बो में चारों सब्जेक्ट मिल जाएंगे। केवल साइंस का लेना चाहते हैं, साइंस आप लोगों को मिल जाएगा, बाय नाउ करके पेमेंट कर देंगे, क्लास आप लोगों की चल जाएगी। थैंक यू।